चलिए, पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों ने देखा कि अंशों का निर्गमन क्या है, अंशों का हरण क्या है, अंशों का पुनः निर्गमन क्या है और अंशों का पुनर्खरीद क्या है। और पिछले ही लेक्चर में आप लोगों ने ये भी सीखा कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का जब निर्गमन करती है तो निर्गमन करते समय अंशों के पैसे को मांगती कैसे है जनता से, उसकी एंट्री करना बाकी था, जो कि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कोई भी कंपनी अपने अंश का जब निर्गमन करना चाहती है तो अंश का जो भी मूल्य होता है उसको एक ही बार में न लेकर के थोड़ा थोड़ा करके कई बारों में मांगा जाता है। कुछ पैसा कंपनी आवेदन पे लेती है, कुछ पैसा आवंटन पे लेती है, कुछ पैसा याचना पे लेती है। जैसा कि यहाँ पे एक अंश का मूल्य 10 रुपया है, उस 10 रुपये में से 3 रुपया आवेदन पे लिया गया, 2 रुपया आवंटन पे, 3 रुपया प्रथम याचना पे और 2 रुपया द्वितीय याचना पे। इसी की हमें जनरल एंट्री पास करना सीखना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना लीजिए। कंपनी बना करके और इमेजिन करिए कि अभी आप ये कह रहे हैं कि हम अपने 10,000 अंश निर्गमित करना चाहते हैं। निर्गमित करना मतलब बेचना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम 10,000 अंश को बेचना चाहते हैं और हमारा जो अंश का मूल्य है वो 10 रुपया है, जिसमें से हम 3 रुपया आवेदन के समय लेंगे। जो व्यक्ति हमारे जितने अंश को लेगा वो व्यक्ति उस अंश पे आवेदन की राशि से गुणा करके जितना बनेगा वो दे देगा। जैसे राम ने कितने अंश को लिया था? 2000। ऐसे ही एक व्यक्ति है श्याम, उसने कंपनी के 4000 अंशों को ले लिया, तो श्याम को देना पड़ेगा 4000 अंश पे 3 रुपये से गुणा करके 12,000 रुपया। और इसी तरीके से एक व्यक्ति है मोहन, जिसने कंपनी के 4000 अंशों को ले लिया, तो उसको भी 3 रुपये की रेट से गुणा करके देना पड़ेगा 12,000 रुपये। इस तरीके से कंपनी का जो 10,000 अंश था, उस 10,000 अंश में से 2,000 अंश राम ने ले लिया, 4,000 अंश श्याम ने ले लिया और 4,000 अंश मोहन ने ले लिया। तो कंपनी के पूरे 10,000 अंशों का जो निर्गमन था वो जनता के द्वारा ले लिए गए। अब आप ज़रा सोचिए, जब आप बोले थे कि हम अपने 10,000 अंश को बेचना चाहते हैं तो आपको पता था क्या कि हमारा 2,000 अंश राम लेगा, 4,000 अंश श्याम लेगा और 4,000 अंश मोहन लेगा? ये आपको मालूम था क्या? नहीं पता था। सिर्फ आपने ये कह दिया था कि हम अपने 10,000 अंश बेचना चाहते हैं, एक अंश 10 रुपये का है, जिसमें से 3 रुपया आवेदन के समय हमको चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके अंशों को लेना चाहता है वो पहले आवेदन करे, और आवेदन जब करेगा तो जितने अंश को लेगा उस अंश में 3 से गुणा कर लेगा, जितना होगा उतना पैसा वो दे देगा। तो सोचिए, जब राम आपके 2,000 अंशों को लिया होगा तो 2,000 अंशों पे 3 रुपये की रेट से गुणा करके 6,000 आपके अकाउंट में भेज दिया होगा। श्याम ने जब 4,000 अंशों को लिया होगा तो 3 रुपये से गुणा करके 12,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिया होगा। मोहन ने 4,000 अंशों को लिया होगा तो 3 रुपये से गुणा करके 12,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिया होगा। तो आपके खाते में कुल कितना पैसा आ गया? आपके खाते में कुल 30,000 आया। 6,000, 12,000, 12,000, 12 दूनी 24, 24 36, 30,000 आपके खाते में आ गया। इसको अगर नहीं भी जोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा 10,000 गुणे 3 कर दिए, 30,000 आ जाएगा। 30,000 रुपये आपके खाते में सीधा आ गया। तो आवेदन की राशि को आपने प्राप्त किया है कि कुछ और किया है? तो जर्नल एंट्री पास करते समय जो पहली एंट्री पास की जाएगी, वो आवेदन की राशि प्राप्त करने का किया जाएगा। किसकी करेंगे? आवेदन की राशि प्राप्त करने का। अब जरा आप सोचिए, जब आवेदन की राशि प्राप्त हुआ तो आपका पैसा बढ़ा जरूर, लेकिन कैश वाला नहीं, बैंक वाला। और चाहे आपका कैश का पैसा बढ़े और चाहे बैंक वाला पैसा बढ़े, होता दोनों आपका असेट ही है ना। तो बढ़ेगा तो किस साइड से? डेबिट से। तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 30,000 रुपया मिला था तो 30,000। ये पैसा किस चीज़ का मिला है उसी का नाम लिखना पड़ेगा।
तो पैसा मिला है आवेदन का, और आवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। तो टू लगाएंगे और लिखेंगे एप्लीकेशन। लेकिन ये एप्लीकेशन शेयर के लिए आया कि किसी और के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन एडमिशन के लिए भी होता है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है। तो आंसर होगा, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कभी कभी शेयर का नाम दे देता है, जैसे शेयर के दो प्रकार होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। नाम दिया रहेगा तो शेयर के पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ये 30,000 से हो गया। नरेशन लिखना है, पहले लिखेंगे बीइंग, और नरेशन आप खुद से सोचिए क्या लिखेंगे। तो नरेशन लिखते हैं जो ऊपर की हेडिंग होती वही। तो ऊपर की हेडिंग क्या है, आवेदन की राशि प्राप्त करने का, यही ना। तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग, बीइंग के बाद आवेदन की राशि प्राप्त की है कि नहीं, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हो गया, बट कितने शेयर पे रिसीव हुआ, तो आंसर होगा 10,000। तो रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, 3 ईच। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया। कंपनी जनता को कितना अंश देना चाह रही थी, और एक अंश कितने का था, तो कंपनी 10,000 अंशों पर 10 रुपए से गुणा करके 1 लाख रुपया लेना चाहती है कि नहीं। तो ये कंपनी की पूंजी हुई तो कहलाएगी, और ये पूंजी अंश पूंजी कहलाएगी कि नहीं, क्योंकि ये पूंजी अंशों के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है, तो अंश पूंजी कहलाएगा। 1 लाख रुपया टोटल कंपनी को पूंजी के रूप में लेना है, जिसमें से कितना पा चुकी है, कितना पा चुकी है, तो ये 30,000 कंपनी की पूंजी बनेगी कि नहीं बनेगी। पूंजी डेबिट साइड से बनता है कि क्रेडिट साइड से, तो आंसर होगा क्रेडिट साइड से। रीजन पूछा जाएगा क्यों, तो आप बताएंगे इसलिए क्योंकि पूंजी जो होता है कंपनी के लिए दायित्व होता है। क्या होता है, दायित्व होता है, और दायित्व हमेशा क्रेडिट साइड से बनता है, डेबिट साइड से, समझ में आया। ये डेबिट से घटता है और क्रेडिट से बढ़ता है। तो जरा सोचिए, कंपनी अभी 30,000 रुपया जनता का ले रही है। अगर कंपनी जनता का 30,000 रुपया ले रही है तो कंपनी लेके भाग जाएगी या जनता को भविष्य में चल के वापस करेगी, तो भविष्य में वापस करेगी। तो कंपनी का अभी दायित्व बन रहा है कि नहीं, और दायित्व किधर से बनेगा, क्लियर हो गया। तो ये 30,000 रुपया कंपनी की अंश पूंजी है। कौन सी पूंजी, तो अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर भी करेंगे, तो अंश पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा कि नहीं, और डेबिट किसको करेंगे। अगर क्रेडिट अंश पूंजी खाता होगा तो डेबिट किसको करेंगे, तो जिसका पैसा मिला है उसी का नाम, किसका मिला है, तो ट्रांसफर करने वाली दूसरी जो एंट्री होगी वो होगा आवेदन की राशि, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का। हस्तांतरित करने का, ये दूसरी एंट्री होगी, ठीक है। तो डेबिट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ उसका रीजन बताया गया, क्योंकि ये कंपनी के लिए दायित्व होता, और दायित्व हमेशा किस साइड से बनता है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया ना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर किया गया, तो टू पार्टनर्स नहीं, टू शेयर कैपिटल। अब पार्टनर नहीं यूज करिएगा क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म बंद करके हम लोग कंपनी पढ़ने लगे हैं। 30,000 रुपया
30,000 रुपया। तो कंपनी ने आवेदन की 2 एंट्री को पास कर लिया कि नहीं? पहले आवेदन की राशि को प्राप्त किया, उसके बाद हस्तांतरित कर दिया। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करेंगे? आवंटन। क्या करेंगे? जरा आप लोग अपने आप को कंपनी बना के सोचिए। राम ने आपको आवेदन के समय 2000 अंश खरीदने के लिए आवेदन दिया था, 2000 अंशों पे आपको पैसा दे दिया था। मोहन ने भी दिया था, श्याम ने भी दिया था, तो कुल मिला के 10,000 अंशों के लिए आपको मिला था। तो आवंटन का जो पैसा मांगा जाएगा, किसका? राम, श्याम, मोहन, इन्हीं तीनों से मांगेंगे कि और किसी से मांगेंगे? इन्हीं तीनों से मांगेंगे ना। तो पहले मांगेंगे कि पहले पैसा पा जाएंगे? मांगेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई व्यक्ति इतना ईमानदार नहीं है कि बिना मांगे कोई पैसा पहुंचा दे। तो पहले मांगना पड़ेगा, उसके बाद पैसा प्राप्त होता है कि नहीं? तो आवंटन का पैसा पहले मांगा जाएगा, उसके बाद प्राप्त होगा। तो तीसरी एंट्री जो पास करेंगे वो करेंगे आवंटन की राशि मांगने की। ठीक है? मांगने वाली एंट्री और हस्तांतरित करने वाली एंट्री सेम एक ही जैसा होता है। जैसा आपने हस्तांतरण की एंट्री पास किया है, सेम वही एंट्री मांगने का भी पास करेंगे। ग्रीन वाला, ग्रीन बोलिए। मैंने कहा जैसा हस्तांतरण की एंट्री पास हुआ है, सेम वैसे ही मांगने वाली भी एंट्री पास करेंगे। बात समझ में आया? तो जरा हम हस्तांतरण वाली एंट्री को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या लिखे हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखे हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो हस्तांतरण की एंट्री होगा, सेम वही एंट्री मांगने का भी होगा। यहाँ हस्तांतरण किसका है? आवेदन का। यहाँ मांगा किसका जा रहा है? तो जहाँ आवेदन लिखा है वहाँ आवंटन आ जाएगा, बाकी पूरा एक ही रहेगा। बात समझ में आया? तो कुछ टाइम लिए पहले सेम लिख लेते हैं। हमने कहा सेम वही होगा, पहले सेम ही लिख देते हैं। तो सेम क्या है? तो सेम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए, सेम वही एंट्री रिपीट हो गया कि नहीं? जो ऊपर एंट्री लिखे हैं वही सेम एंट्री नीचे आ गई। लेकिन ऊपर जो था वो हस्तांतरण आवेदन का था, और जो मांग रहे हैं वो आवेदन का नहीं बल्कि किसका? तो फिर आवेदन की जगह क्या नाम आ जाएगा? तो कहने का मतलब एप्लीकेशन न लिख करके सिर्फ वहाँ क्या बदला जाएगा? अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। जो एंट्री हस्तांतरण की, सेम वही एंट्री मांगने की भी है, बस यहाँ एप्लीकेशन था तो एप्लीकेशन यूज हुआ, यहाँ आवंटन है तो यहाँ आवंटन यूज हो गया। क्लियर हो गया? नरेशन लिखेंगे। बीइंग, आप पैसा मांग रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। किसका पैसा मांग रहे हैं? तो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मांगने को क्या बोलेंगे? ड्यू। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, कितने शेयर पे मांग रहे हैं? 10,000 शेयर। अरे भाई, जितना शेयर आप जनता को दिए हैं उतने शेयर पे तो मांगेंगे। तो जनता को 10,000 तो शेयर दिए हैं, इनटू कितने रुपए के रेट से? एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि आवंटन 3 नहीं 2 है। तो 2 रुपए के रेट से मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 20,000। 20,000 आया समझ में कि नहीं? बोलिए। तीनों एंट्री में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। है किसी को? नहीं है। तो पहले आपने आवेदन की एंट्री किया, जिसमें 2 एंट्री हुई, प्राप्त करने की और हस्तांतरित करने का। फिर आवंटन की मांगने के किए हैं। अब जो एंट्री पास करेंगे वो चौथी एंट्री होगी आवंटन की राशि प्राप्त करने की। किसका?
आवंटन की राशि प्राप्त करने की। प्राप्त करने वाली सेम एंट्री देखिए इसी की तरीके होगा, यहां भी प्राप्त करना है और यहां पर भी प्राप्त करना है, तो सेम उसी की तरह एंट्री होगा कि नहीं। वहां क्या लिखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेवकूफ बोलोगे कैसे खाई देखते रहोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर के आगे यहाँ एप्लीकेशन है और यहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है इसलिए अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे। क्लियर हुआ। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीट। अब ध्यान दीजिएगा, जितने शेयर पे पैसा मांगते हैं अगर उतने ही शेयर का पैसा मिल जाता तो नरेशन इतने पे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितने शेयर पे आप पैसा मांगते हैं उतने शेयर का पैसा नहीं मिल पाता है। हो सकता है राम श्याम मोहन तीनों से पैसा मांगे तो एक व्यक्ति न पैसा दे, मान लीजिए राम ही न पैसा दे तो फिर श्याम और मोहन से ही तो मिल पाएगा। तो उस केस में 10,000 अंश का नहीं मिलेगा बल्कि कितने अंश का मिलेगा, 8,000। राम 2,000 शेयर का नहीं देगा ना, तो 8,000 का मिलेगा। तब लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 शेयर, तब मेंशन करना पड़ेगा। और अगर जितने अंश पे आपने पैसा मांगा है उतने अंश का पैसा मिल भी जाए तो लिखने की जरूरत आगे, तो ये 20,000 रुपया रिसीव हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। 4 एंट्री पास हो गई, 2 एप्लीकेशन और 2 आवंटन। आवंटन के बाद क्या करेंगे, याचना की एंट्री करेंगे। और याचना में पहले किसकी है, प्रथम याचना। किसका है, प्रथम याचना को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं। इसके बाद किसकी एंट्री करेंगे, द्वितीय एवं अंतिम याचना। द्वितीय एवं अंतिम याचना, इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आया। याचना का भी पैसा पहले मांगेंगे फिर प्राप्त करेंगे, इसका भी पहले मांगेंगे फिर प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आवंटन पे अपने पहले मांगा और उसके बाद यहां भी कर रहे हैं पहले मांगेंगे फिर, यहां भी कर रहे हैं पहले मांगेंगे फिर। अब ध्यान से सोचिएगा, आवंटन पे अगर आपने मांगा था तो एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखे हैं कि नहीं। अगर यही आप प्रथम याचना मांगने की बात की जाए, किसकी, प्रथम याचना मांगने की बात किया जाए और उसकी एंट्री बोला जाए, बताइए क्या पास करेंगे। तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट की जगह फिर क्या लिख देंगे, केवल फर्स्ट कॉल। तो ये मांगने की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो जाएगा नहीं। बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल का नाम आ जाएगा। मांगने के बाद क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की एंट्री देखिए ये है, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है, पूरा यही यहाँ पर भी लिखेंगे, बस अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो जाएगा। नरेशन भी वही रहेगा, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ऐसे ही द्वितीय एवं अंतिम याचना को भी मांग लेंगे और प्राप्त कर लेंगे, तो एंट्री पास कर लेंगे कि नहीं। बोलिए, अंशों के निर्गमन पर ये 4 एंट्री पास किया जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन और पुनर्खरीद। 4 भाग में पढ़ रहे हैं ना, एक भाग हमारा खत्म हो गया। क्या, अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन पर कंपनी अपने यहाँ जर्नल एंट्री क्या पास करेगी वो आपने देख लिया है। यही चारों एंट्री हमेशा रिपीट होगा। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ कुछ और भी एंट्री अभी जुड़ेगा, जैसे अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन कर देना, अंशों को निर्गमन करते समय कुछ खर्च हो जाना, तो उन सब की भी कुछ एंट्री अभी जुड़ेगा, उसकी भी बात
किया जाएगा, लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अंशों के निर्गमन पे कंपनी के खाते में पास किए जाने वाले जर्नल एंट्री की ही बात की जाएगी, जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया? तो चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो पहले इसको नोट कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड की कंप्लीट क्लास इस यूट्यूब के चैनल से मिलता रहेगा, और वो भी शुद्ध हिंदी में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं है जो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उनको लग रहा है कि ये तो सिर्फ हिंदी मीडियम से ही मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों का काफ़ी हद तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको देख सकते हैं। और जो डाउट होगा या जो वीडियो उन्हें चाहिए, उसके लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो बना के आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंशों के निर्गमन से रिलेटेड कुछ और भी जो थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री पास होने की संभावना होती है, वो कैसे पास किया जाएगा, उस टॉपिक को लेकर के। अभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।